अभिलंब के बीच बना है, अभिलंब के बीच बना है। ठीक है बच्चों, आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहेंगे। फिर से सुनो बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक, अब ये कोण होता है बच्चों जिसका हम नाम क्या देते हैं? आर। ठीक है, अब आर के बारे में लिखेंगे बच्चों। आर क्या होता है हमारा? आप तो आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। आर हमारा अपवर्तन कोण है बच्चों, किसके किसके बीच बनेगा? हम लिख दे रहे हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। तो आर किसके बीच में बना है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा बच्चों? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर समराइज करते हैं बच्चों। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपवर्तन कोण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक, चलो बच्चों ये तो बातें हो गई। अब हम बताते हैं अपवर्तन के नियम। अब हेडिंग डालेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। हेडिंग क्या लगाए बच्चों? अपवर्तन के नियम। तो ठीक है, पहले माध्यम बनाएंगे। ये पहला माध्यम, माध्यम 1, ये माध्यम 2। ये अभिलंब हो गया बच्चों, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और अभिलंब की तरफ झुक गई। ये एंगल क्या बन जाता है बच्चों? आई। ये एंगल क्या बन जाएगा? आर। ये है आपका अभिलंब और ये क्या है आपका? आपतित किरण और ये आपका है अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो अभिलंब के हमारे कितने नियम होंगे बच्चों? 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होंगे? 2। पहला क्या नियम होगा बच्चों? पहला नियम सुनेंगे हम क्या होता है। पहला नियम बच्चों क्या होगा? अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं बच्चों। तीनों क्या होंगे? एक ही बिंदु में होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम तीनों एक ही तल में होते हैं। इन्हीं चीज को लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे बच्चों? एक ही तल में होते हैं या फिर एक ही बिंदु पर। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नियम। देखिए बच्चे, दूसरे नियम की बात क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम क्या है? मान लेते बच्चों पहला माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है? v1। पहला माध्यम क्या है जिसका अपवर्तनांक हम बच्चों क्या मानेंगे? v1 मानेंगे। और दूसरा माध्यम क्या है?
सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक बच्चों मान लेते हैं क्या है μ2, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों μ2, यहाँ पे लिख देते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब μ2 का मान जो है बच्चों μ1 से बड़ा रहेगा, तभी हमारा ये क्या बनेगा सघन माध्यम। एक बात याद रखना, सघन माध्यम किसे बोलेंगे, सघन माध्यम बच्चों उसको बोलेंगे जिसका अपवर्तनांक, ठीक है, मतलब दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तभी इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे। μ1 हमारा बच्चों विरल माध्यम है, क्यों विरल माध्यम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक, ठीक है, दूसरे वाले μ2 माध्यम से क्या है बच्चों कम है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे विरल माध्यम बोलेंगे। तो दूसरा नियम बच्चों क्या होगा सुन लीजिएगा, तो लिखेंगे बच्चों पहले माध्यम का साइन आई, पहले माध्यम का साइन आई और दूसरे माध्यम का साइन आर का अनुपात, साइन आर का अनुपात बराबर किसके हो जाएगा बच्चों अपवर्तनांक के, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 1μ2। बच्चों दूसरा नियम क्या हो जाएगा, पहले माध्यम का साइन आई तथा दूसरे माध्यम का साइन आर के अनुपात एक क्या होता है नियतांक होता है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, यही हमारा क्या है दूसरा नियम होता है। बच्चों इसे पढ़ने का मतलब क्या होता है, दूसरे 1μ2 का मतलब हम लिख दे रहे हैं, 1μ2 का मतलब होता है बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष बच्चों, पहले माध्यम के, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक बच्चों। और इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ, क्या बोलेंगे बच्चों, स्नेल का नियम, ठीक है, मतलब दूसरे नियम के ही अपवर्तन के दूसरे नियम को ही बच्चों स्नेल का नियम बोलते हैं, मतलब साइन आई के बटे साइन आर बराबर 1μ2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम करवाते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया, अब मिटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बच्चों माध्यम क्या है, एक है जिसको हम μ1 कर दे रहे हैं बच्चों, ये माध्यम क्या है, 2 है, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है बच्चों, ये क्या है सघन माध्यम। कैसे पता चला हमको सघन माध्यम बच्चों, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, इसलिए ये माध्यम क्या बन जाएगा बच्चों, सघन माध्यम बन जाएगा। क्लियर है बातें, चलो तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आपतित किरण। अब ये सब हमने लिख रहे, मान लेते बच्चों ये एंगल क्या बन गया 45 डिग्री और ये कितना एंगल बच्चों 30 डिग्री। ये पहला माध्यम बच्चों हवा है और दूसरा माध्यम मतलब मान लो कि हमें क्या है पानी है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण बच्चों ये हवा में से कहा जा रहा है, पानी में जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो विलंब की तरफ झुक गया, जो कि कितना कोण बना रहा है विलंब से 30 डिग्री और आपतन कोण कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे बच्चों I बराबर 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री हो गया, नहीं 45, I बराबर 45 डिग्री और R बराबर बच्चों कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न क्या रहेगा बच्चों, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। दूसरे माध्यम का क्या निकलना है बच्चों अपवर्तनांक, तो स्नेल का नियम लगाएंगे बच्चों। स्नेल का नियम देखो क्या होगा, पहला माध्यम साइन आई इंटू पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बराबर μ2, ऐसे लिख ले साइन आर, दूसरे माध्यम का साइन आर इंटू
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2। ठीक है बच्चों, आई की वैल्यू देखो, एंगल हमारा कितना पता है, आपतन कोण कितना है बच्चों 45 डिग्री, लिख देंगे साइन 45। पहले माध्यम हवा है बच्चों, पहले माध्यम हवा का अपवर्तनांक कितना होगा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हवा या फिर निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, अब देखो साइन 45 पूरे म्यू1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू हमारे बच्चों कितना है टी सन्स इनटू म्यू1, म्यू2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो लिख देंगे क्या बच्चों म्यू2। अब बच्चों साइन 45 की वैल्यू होती है 1 के बटा कड़ी में 2, इसको आप याद रखेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1 के बटा कड़ी में 2 हो जाएगा, गुणे 1 बराबर साइन की सेंस की वैल्यू बच्चों होती है 1 बटा 2 गुणे म्यू2। ठीक है, तो बच्चों जब इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो बच्चों म्यू2 बराबर हो जाएगा 2 के बटा कड़ी में 2। अब इसको बच्चों परमेयीकरण कर लेंगे, देखो बच्चों तो 2 कड़ी में 2 बटे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 से कैंसिल, कड़ी में 2 बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा 1.414। इसका मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मान लो पानी है या कोई लिक्विड है जिसका अपवर्तनांक हमको क्या मिलेगा बच्चों 1.414 मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए हो गया, आगे भी जाते हैं। चलिए बच्चों कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए फिर से ये पहला माध्यम है और ये माध्यम बच्चों क्या हो जाए विरल हो जाए, क्या हो जाए विरल, और यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो बच्चों विरल माध्यम है, दूसरा क्या मान लेते हैं सघन माध्यम है, तो क्या होगा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये एंगल बनाना बच्चों आई और ये एंगल क्या है आर। ठीक है, मान लो एक तीसरा माध्यम आ जाता है, तो बच्चों ये मान लो फिर क्या हो गया विरल माध्यम है आपका। ठीक है, क्या हो जाए विरल माध्यम, तो बच्चों जैसे प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम, फिर ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे अभिलंब बनाएंगे। क्या बना देंगे बच्चों अभिलंब बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा सघन माध्यम बच्चों, ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण क्या होगा बच्चों अभिलंब से क्या हो जाएगा दूर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगा दूर हट जाएगी, तो बच्चों ये एंगल कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं बाहरी कोण, तो ये और ये दोनों कोण आपस में बच्चों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। कहने का मतलब हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर कोई एक माध्यम आ जाए बच्चों यहीं पे, फिर कोई माध्यम मान लो बच्चों सघन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे अभिलंब बनाएंगे। ठीक, ये विरल है, फिर कहा जा रहा है सघन, फिर क्या होगा बच्चों अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगा। ये प्रक्रिया ऐसे चलती जाती है। ठीक, तो अगर हमको कहीं पे ले जाना है बच्चों, तो हर एक दो माध्यम के लिए हम स्नेल का नियम लगाकर हर अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहला माध्यम था, दूसरा था और फिर एक माध्यम तीसरा हो गया, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और इसमें बता देते हैं बच्चों, सुन लीजिए। देखिए बच्चों 1 μ2 बराबर होता है μ2 के बटा μ1। क्लियर, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब 2 μ1 क्या होगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा μ1 के बटा μ2। इसका मतलब क्या बच्चों, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष हो जाएगा। आप इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप इन दोनों का क्या कर दो आपस में गुणा कर दो, तो 1 μ2 गुणे 2 μ1 बराबर हो जाएगा बच्चों μ2 के बटा μ1 इंटू μ1 के बटा, ये बच्चों इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुल मिला जुला के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 बराबर, इसको इससे भाग दे देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 म्यू। इसका मतलब बच्चों अगर एक का अपवर्तनांक हमको दिया रहे तो दूसरे का अपवर्तनांक बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अब मिटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं, यदि y के सापेक्ष ऐसे नहीं, यदि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, पहले लिखें इस केस में, यदि कांच का जल के सापेक्ष, किसका अपवर्तनांक बच्चों, कांच का, तो क्या लिखेंगे म्यू। कांच के लिए हम क्या लिखते हैं, ग्लास लिखते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा जी, जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच हो जाएगा, किसके सापेक्ष है बच्चों, पानी के, डब्ल्यू कर देंगे, बराबर बच्चों कितना अगर दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4 कर लो। ठीक है, चलो तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना होगा, क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया है, ग्लास का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है बच्चों, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो हमें क्या निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है बच्चों, जल का अपवर्तनांक मतलब म्यू डब्ल्यू, किसके सापेक्ष निकालना है बच्चों, डब्ल्यू के, कांच के सापेक्ष निकालना है बच्चों, तो ये बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, अभी बताए थे जी म्यू डब्ल्यू बराबर क्या कर देंगे 1 के बटा म्यू जी डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसके प्रीवियस का मतलब अभी पहले कराया था इसका डेरिवेशन, तो बच्चों इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितना है 3/4, 4 भाग जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 4/3, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 1.3। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना हो जाएगा बच्चों 1.33, लिख लीजिए। हो गया, चलिए अगला चीज बताते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा अपवर्तनांक के बारे में बता देते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है सुन लीजिएगा। अपवर्तनांक कहेंगे भी इसको म्यू से या फिर एन किसी से प्रतिष्ठित करते हैं, म्यू या फिर एन। ठीक है, तो बच्चों किस अपवर्तनांक सुन लीजिए, इसके बारे में क्या होता है। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो क्या होगा, या तो अभिलंब की तरफ झुकेगा या अभिलंब से दूर चली जाती है, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम के ऊपर। तो माध्यम ही कैसे डिसाइड होगा, अपवर्तनांक के अनुसार। ठीक है, जिस माध्यम में का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो हमारा माध्यम क्या बनेगा बच्चों, सघन माध्यम बनेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, विरल माध्यम हो जाता है। तो अपवर्तन की फिनोमेना अपवर्तनांक की वजह से ही होता है। अगर बच्चों कोई हमसे कहे एक ही माध्यम में अपवर्तन का फिनोमेना होगा, सिद्धांत होगा, तो बच्चों जवाब हमारा क्या होगा, नहीं होगा। अगर सिर्फ एक माध्यम रहे तो उस माध्यम में अपवर्तन की फिनोमेना नहीं होगी। कम से कम अपवर्तन होने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, 2 माध्यम चाहिए। ठीक है, तभी अपवर्तन की घटना होगी। वो किस पे वो डिपेंड करेगा, अपवर्तनांक के अनुसार। इसकी बेसिक एक परिभाषा होती है, अपवर्तनांक बराबर कहते हैं वायु में प्रकाश की चाल, वायु में
प्रकाश की चाल बटे डिवाइड बाई किसी माध्यम में प्रकाश की, ठीक है बच्चों। अगर मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल को हम c से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, किसी माध्यम के प्रकाश की चाल क्या हो, v हो, और अपवर्तनांक बच्चों क्या हो, v बराबर क्या आ जाता है, c की बटा। एक बात और याद कीजिएगा बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल हमारा क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसे ही हमारा प्रकाश एक माध्यम से बच्चों दूसरे माध्यम में गया, जैसे वायु से कहा गया, मान लो पानी में चला गया या फिर ग्लास में चला गया, तो इसकी स्पीड जो होगी, प्रकाश की जो चाल होगी, वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, घट जाएगा। मतलब पहले 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था, अब उसमें उसकी जो स्पीड होगी पानी में, अब उसकी अपेक्षा क्या होगा बच्चों, कम ही होगा, क्योंकि उसका क्या है, पानी का कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, अपवर्तनांक है, जो क्या है, वायु से ज्यादा है, इसीलिए प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों हम म्यू बराबर क्या करेंगे, c के बटा b हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करा देते हैं। मान लीजिए, माना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है बच्चों, हमारा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तब उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है बच्चों, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, हमको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v बराबर बच्चों हमको दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों म्यू बराबर क्या लिखेंगे, c के बटा v हो जाएगा। c की वैल्यू है 3 × 10⁸, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 × 10⁸। तो बच्चों ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा बच्चों उस माध्यम का, 1.5। अच्छा बच्चों एक बात और याद रख लेना, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। हम लिख रहे हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बच्चों को अगर कोई तुमसे पूछे इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो क्या जवाब देंगे, चूंकि म्यू बराबर है c के बटा v, c मतलब प्रकाश की चाल, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये भी क्या है, चाल है, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रकाश का अपवर्तन गोली सरफेस में कैसे होगा, इसकी कक्षा हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय।